Yeah, good morning, students. This is Rajat Reheja. Today's our topic is mole concept. So, first of all, हम ये समझेंगे बच्चे कि मोल मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो मोल का कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मोल, कि मोल से आप समझोगे क्या। तो अगर मैं मोल को समझाना चाहूं तो इसके लिए सिर्फ मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि ये एक कलेक्शन है। किसका? ऑफ नंबर। अब आप समझोगे सर कलेक्शन ऑफ नंबर का मतलब क्या है। तो बच्चे हम इसको सिंपल समझेंगे कि जब हम मार्केट में जाते हैं, लाइक हम बनानास खरीदने गए, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डजन। तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 पीसेस। समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि 1 kg का मतलब क्या होता है, तो उसमें 1000 ग्राम्स, इसका मतलब 1 ग्राम के 1000 पीसेस इन द सेंस बोल सकते हैं। कपल को क्या बोलते हैं? कपल। कपल कपल का मतलब को है क्या है? कपल का मतलब है 2। अब वो कपल ऑफ आर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कपल का मतलब कलेक्शन ऑफ 2। ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि 1 मोल का मतलब क्या होगा, तो जो 1 मोल होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब ये नंबर है। अब मैंने आपको जैसे बोला कि 1 मोल का मतलब सिर्फ ये नंबर है। अब इसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, तो फिर ये क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, तब हम बोलूंगा कि 1 मोल एटम्स है। इसी टाइप से अगर मैं यहां आयंस वर्ड यूज कर दूं, मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज कर दूं, या कुछ भी बोल दूं, वन मोल बोल सकता हूं, 1 मोल एप्पल्स। तो 1 मोल एप्पल्स का मतलब क्या है? सभी चीजों में क्या आएगा? इतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एप्पल्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर। कलेक्शन ऑफ नंबर है। अब मैं यहां से नंबर को रब करूंगा और मैं क्या लिखूंगा प्रॉपरली? कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। दे आर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा। मतलब सिंपली अगर समझा जाए तो मोल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। जो ये नंबर था, ये हमें किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो। इसीलिए इसको क्या बुलाया जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को वैसे हम जो डिनोट करते हैं वो एन ए लिखते हैं, एंड एन ए इज योर 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब जब भी बात आएगी मोल की, तो मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 के कलेक्शन की बात हमारे सामने कर रहा है। ठीक है। तो अब मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमने मोल को समझा, मोल क्या था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर हम और क्या क्या चीजें कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे, है ना। अभी सिर्फ क्या समझा अभी तक? सिर्फ हमने समझा कि मोल का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे सर कि मोल्स के लिए फिर इस हिसाब से कोई डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल पाए। बिल्कुल होगी। जैसे कि कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या रहने वाला है हमारे पास? गिवन मास जो भी आपको दिया हो अपॉन मोलर मास। मोलर मास इन द सेंस जो भी आपको, जैसे हम मासेस याद करते थे इन द क्लास 9th नॉर्मली, कि हाइड्रोजन हैव 1 यू मास यूनिट मास, लिथियम हैव 7 यूनिट मास, बेरिलियम हैव 9 यूनिट मास। तो ये था नॉर्मली। तो नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया गिवन मास बाय मोलर मास। इसके बाद अगर मासेस दिए ही ना हो और कुछ दिए हो, तो हम क्या कहेंगे? दैट गिवन नंबर किसके? एटम्स के, आयंस के, एक्सेट्रा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इससे भी हमारे क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। अब ना तो मास दिया हो ना एटम आयंस दिए हो, अब फिर भी नंबर ऑफ मोल्स की बात आ जाए तो कैसे चलेंगे? तो हम चलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, क्योंकि थर्ड हमारे पास वॉल्यूम ही रहता है। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड 22.4 लीटर। अब ये 22.4 लीटर है क्या? 22.4 लीटर इज कि
एनी गैस एट STP. STP in the sense standard temperature pressure conditions. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या रहता है? 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहने वाला है, 1 एटमॉस्फेयर हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर रहने वाला है। इस कंडीशन पे अगर कोई भी गैस का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो उसका वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा? 22.4 लीटर। इसे हम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। इन द सेंस आप समझ रहे हो, नीचे सिर्फ मोलर मास ऑफ 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोल, मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा? मोल से रिलेटेड आएगा, और ऊपर आपके पास जो भी गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूं, तो फर्स्टली अगर मैं बोलूं कि वी हैव 12 ग्राम मैग्नीशियम, 12 ग्राम मैग्नीशियम बात की, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं, तो मैं मैग्नीशियम का मोलर मास चेक करूंगा, तो दैट इज 24U, और यू कैन से 24 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन वी एक्सप्रेस मास इन ग्राम्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो अब इसको मैं मैग्नीशियम का जो 24 ग्राम है, तो हम क्या करूंगा, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स के लिए n इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास क्या है? 12 डिवाइड बाय 24, क्या आ गया? 0.5। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। हमने 3 कंटेक्स्ट में फॉर्मूलाज की बात की है। फर्स्टली हमने किया है जब मासेस दिए हों ग्राम्स में, नंबर दिए हो नंबर्स में, और वॉल्यूम दिया हो लीटर में। इट शुड बी इन लीटर, ये चेक करना है आपने, ml से लीटर में कन्वर्ट जरूर करना है। यूनिट कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना है बच्चे। इसमें यूनिट कन्वर्जन अगर डिस्टर्ब हुई, क्वेश्चन हमारा 100% रॉन्ग जाएगा, अगर यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान ना दिया गया तो। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? अब हम इनके क्वेश्चंस के थोड़े से, क्योंकि देखो मोल कंसेप्ट मींस टू से सेकंड स्टेप इनटू द न्यूमेरिकल इंडस्ट्री, तो न्यूमेरिकल्स में जाएंगे हम। तो मैं सिंपली बात करूंगा कि मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहीं पे रहने देते हैं इसको। कुछ नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि बहुत नॉर्मल चीज में कोई एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, तो उसको सोचने का हम एक बार तरीका सोचेंगे। क्या है कि वी हैव 36 ग्राम ऑफ वाटर। देखो सिंपली बात सोचते हैं, हमारे पास 36 ग्राम पानी है। आप एक गिलास पानी पीते हो, उसमें नियरली 200 to 250 ग्राम पानी आता है। मैं वैसे ग्राम में बोल रहा हूं, बट आता है ml में है, बट एक बार ग्राम की बात कर रहा हूं। तो वी हैव 36 ग्राम ऑफ वाटर, मेरे पास 36 ग्राम पानी है। 36 ग्राम पानी आपने तौल के लिए जैसे भी लिया। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया, इन 36 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज आवर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं 36 ग्राम वाटर में। अब कैसे बात करेंगे यार? 36 ग्राम वाटर में सर बोल रहे हैं हाइड्रोजन के एटम्स निकाल देंगे। तो पहले इसको सोचते हैं कि 36 ग्राम पानी में एटम्स निकालने हैं। हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत नॉर्मली पढ़ा हुआ है, या बहुत बेसिक वर्ड बोलता हूं कि एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। दे आर इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतने छोटे एटम होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लेट इट बी कि सोडियम, जैसे कि सोडियम का बहुत ज्यादा फेमस रहता है कि सोडियम का जो मास है वो 23 ग्राम है। क्या हम सोच भी पा रहे हैं कि सोडियम के एटम का मास 23 ग्राम हो सकता है कभी भी? मतलब ही नहीं है, क्योंकि एटम इतना इंडिविजिबल है दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो क्या 23 ग्राम का एटम अभी दिखेगा नहीं? क्या दिखेगा? तो ये मतलब क्या है कि ये 1 सोडियम एटम का मास नहीं है। तो फिर ये 23 ग्राम गलत है? नहीं, 23 ग्राम गलत नहीं है। हमें क्या देखना है? ये है 1 मोल सोडियम एटम्स। अब 1 मोल को अगर हम नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 मोल का मतलब क्या है? क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले आपको पहले ये क्लियर कर रहा हूं।
तो 1 मोल सोडियम एटम का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स। इसका मतलब जब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इकट्ठे हुए तब जाके हमें मास मिला 23 ग्राम। अब आप सोच पा रहे हो कि एटम कितना छोटा होगा। अब आप बोलोगे सर एक सोडियम एटम का कितना मास होगा? फिर अब हम निकाल सकते हैं यहां से 1 सोडियम एटम का मास कितना होगा? 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास बहुत क्लीनली आंसर आएगा 3.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम। अब आप सोचिए 3.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम, सोचो कितना छोटा वर्ड हो गया। 0.000000 इवन 21 जीरो, उसके बाद में 3.85 लगाना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि एटम हमारा बहुत छोटा होता है और मास तो उसका ऑब्वियसली उससे ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि एटम के अंदर तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनके मासेस बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चे। तो एक बार हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेरा पूरा मॉल कंसेप्ट दिमाग में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पूरा लिखेंगे ताकि हमें पूरा समझ में आता रहे। इसमें स्टेटमेंट पूरी लिखनी बहुत जरूरी है। जब आप बहुत प्रैक्टिसाइज्ड हो जाओगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपको सिर्फ एन लिख के काम चला पाओगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें एक बार हम क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसके लिए गिवन मास बाय मोलर मास, इसके लिए हमें कम से कम 1 to 20 एलिमेंट्स के तो मासेस लर्न करने पड़ेंगे। हाँ, 21 से अबव क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो जाते हैं, जैसे कि आयरन का हमें दे देता है 56 है। तो नॉर्मली 1 to 20 तो हमें ऐसा है कि 1 to 20 तो हमें याद रखने पड़ेंगे, ताकि हम थोड़ा सा उसके लिए डरे ना, ताकि हम जब क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमें दिक्कत ना आए। बहुत बेसिक से हैं वैसे, क्योंकि 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, मेटल नॉन मेटल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम इनको, तो इसके अंदर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 to 20 एलिमेंट्स को लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इनके जो मासेस हैं इनको आपको एक बार तो याद करना ही पड़ेगा, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि मासेस को याद कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी भी बहुत इजीली कर पाओगे। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार जस्ट आपके रेफरेंस के लिए साइड में लिख देता हूं, ताकि जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपके दिमाग से थोड़ा सा ये ना हो कि सर ये तो हमें आता ही नहीं और आप हमें सिर्फ बताए जा रहे हो, हमें हो नहीं रहा है। क्योंकि जितने भी मासेस यहाँ पे लिखे हुए हैं दे ऑल आर एवरेज एटॉमिक मासेस। अब तुम बात करोगे सर एवरेज एटॉमिक मासेस क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो एलिमेंट है वो वन फॉर्म में नहीं पाया जाता बच्चे, आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है, हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, हैविंग डिफरेंट मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। तो उसी टाइप से ये सारे इसके एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। एग्जैक्ट की बात करूंगा तो सबके एग्जैक्ट आएंगे, वो नहीं निकाल पाओगे। आपको किसका यूज किसका करना होता है, एवरेज का। तो जैसे कि नॉर्मली बात करता हूं कि जो कार्बन है, कार्बन का मास अगर मान लो 12 आया हुआ है, तो कार्बन का मास 12 कैसे आया हुआ है कि कार्बन की 3 फॉर्म है, 12, 13, 14, तो जिसके अंदर मासेस हमें वेरी करेंगे। तो सबसे पहले गिवन मास हमें दिया होगा मोलर मास ऑफ वाटर। पहले मैं मोलर मास ऑफ वाटर साइड में निकाल के देख लेता हूं उस बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे दिक्कत ना रहे। मोलर मास ऑफ वाटर, ये बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 + 16 18, तो ये क्या है, 18 ग्राम पर मोल है। अब गिवन मास 36 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अब 2 मोल्स ऑफ वाटर, अब हमें जरूरत पड़ गई हमारे मोल कंसेप्ट की। 2 मोल्स का मतलब क्या था, मैंने कहा था ना मोल का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वाटर क्या है, एटम या मॉलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एटम्स है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल है। 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास। अब ये तो पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप ये देखिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो था उसमें एटम्स कितने थे, हाइड्रोजन के निकालने हैं ना। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स।
एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, तो मैं इसको अगर दोबारा लिखना चाहूंगा तो एटम्स कैसे लिखूंगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास मेरा लास्ट आंसर आ चुका है। अगर आप इसको Na की फॉर्म में लिखना चाहते तो मेरा ये क्या है, Na है, 2 इंटू 2 क्या है 4, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4Na, जो कि हमें ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने सिर्फ अभी तक यहां पे क्या सीखा कि हम मोल से एटम की स्टडी कैसे करेंगे, कि अगर मोल से एटम की स्टडी करेंगे तो बहुत बेसिकली इजी रह जाएगा। तो इसके अंदर मैं अब एक क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूं, आप इसको देख सकते हो एक बार के लिए पॉज करके। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर और लेके चलूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे कि लेट इट बी कि मेरे पास सुक्रोज है बच्चे, C12H22O11 sucrose is that sugar which we eat in our homes, means to say टेबल शुगर की बात हो रही है, जो हम घर पे चीनी यूज करते हैं ना, उसका फॉर्मूला है C12H22O11। अगर इसका मेरे को अमाउंट दिया हो कि सर इसके आप नॉर्मली, मतलब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो मेरे पास सिंपली आ गया कि 68.4 ग्राम सुक्रोज है आपके पास, 68.4 ग्राम सुक्रोज है। इसके अंदर मेरे को ये बता दो कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। क्वेश्चन आ गया सिंपल सा कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं सर, मुझे बता दो इतने ग्राम मेरे पास शुगर है, मैं इसमें कैसे निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका मोलर मास निकालूंगा, और मोलर मास के लिए बहुत ही सिंपली मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 12 144, 22 इंटू 1 22, प्लस 11 इंटू 16 176, नाउ 342 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। सबसे पहला काम मेरा n मतलब सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए 68.4 डिवाइड बाय 342, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या से डिवाइड रहेगा। अगर मैं 34.2 से डिवाइड करूं तो 2 10 5, तो आ गया मेरे पास 1/5, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.2। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब तुम कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, तो अब निकालने क्या है, निकालने क्या है, एटम्स निकालने हैं। किसके, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब आप ये सोचो कि 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे। अगर ये 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के एटम कितने थे 1 मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में बताओ बेटा, 1 मॉलिक्यूल में कितने थे 11, तो 1 मॉलिक्यूल में 11 थे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, तो अगर 1 मॉलिक्यूल में थे 11, मेरे पास 0.2 मोल्स हैं, लेकिन अभी मेरे पास क्या नहीं है। अब मैं लिखूंगा इसको 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज, पूरा लिख रहा हूं, ये मेरा आंसर है 0.2। अब मैं क्या करूंगा 0.2 इंटू Na कर दूं, एक बार के लिए Na यूज कर लेता हूं, Na याद रखिएगा नंबर ऑफ क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। Na अब क्या हो जाएगा, ये मोल से क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब देखिए सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने थे 11, तो मैं क्या करूंगा 11 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई Na। अब यहां पे मॉलिक्यूल की जगह क्या आ गया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब 11 इंटू 0.2 क्या होगा, आई थिंक 2.2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। बिल्कुल समझ पा रहे हो, पॉज करके समझिए, जहां पे भी दिक्कत आए पूछिए बच्चे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोल कंसेप्ट ना हमें आगे इतना ज्यादा काम आएगा कि हम इसकी इमेजिनेशन तक भी अगर मैं कहूं तो आपको बहुत ज्यादा नीट में आईआईटी में हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, आगे आएगा। लेकिन इसका बेसिक क्लियर होना सबसे पहली पॉइंट है कि आपको अगर इसका बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्लियर है तो लॉजिकली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 चीजें हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज है,
10 ग्राम, ऐसे ही 10 ग्राम लिख सकता हूं। तो 10 ग्राम मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास 20 ग्राम, कोई भी ले सकते हो, क्या लोगे 20 ग्राम आप? 20 ग्राम आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मेरे पास सिंपली बात ये कहता हूं कि बहुत बेसिकली अगर मैं करूं तो इन चारों में से मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, इन चारों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हो? नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा ए के पास, बी के पास, सी के पास या डी के पास? बहुत रैंडमली क्वेश्चन चूज किया, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सबसे पहले इसको मोल कंसेप्ट में हमें अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 4 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? सॉरी, H2। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन लिखा हो, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन एटम जब तक ना लिखा हो आप उसको H नहीं मानोगे। नाइट्रोजन एटम जब तक ना लिखा हो उसको N नहीं मानोगे। नाइट्रोजन लिखा हो तो N2, ऑक्सीजन लिखा हो O2, हाइड्रोजन लिखा हो H2। तो ये नॉर्मली ध्यान रखना है। सुक्रोज हमारा अभी भी बताया था। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट हमारा CaCO3, जिसको लाइमस्टोन के नाम से भी बुलाया जाता है। चूना पत्थर होता है ना, जो मार्बल्स वगैरह होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, है ना, कास्टिक सोडा, बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। तो मैं N of H2 लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो गिवन मास कितना है? 4। मोलर मास कितना होगा जी इसका? 2। देखिए देखिए 2 आएगा, बिल्कुल आएगा ना 2, दिख रहा है ना ध्यान से? 2 आएगा। तो 4/2 क्या आया? 2। 2 इंटू Na लिख रहा हूं। देखो 2 मोल्स आए थे, Na करते ही मोलिक्यूल्स हो गए, मोलिक्यूल्स ऑफ H2। अब तो मोलिक्यूल्स है, एटम तो नहीं है। एटम देख लेते हैं। 2, एक मोलिक्यूल में कितने एटम? 2। तो 2 इंटू 2 Na, क्या एटम्स? किसके? हाइड्रोजन के। पहला आंसर आ गया 4Na, 4 इंटू Na एटम्स है। अब ये 10, तो 10 अभी अभी मैंने इसका निकाला था मोलर मास, N ऑफ सुक्रोज 10/342। बहुत छोटी टर्म आएगी इसकी तो, क्योंकि 10/242 अगर मैं काटने भी बैठूं तो 1715/171 मल्टीप्लाई Na मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं चेक करो? 12, 22, 12 और 22 34, 34 और 11 45 इंटू 45 एटम्स। ये तो भाई इतना बड़ा नंबर आ गया। अब इसको कैसे कैसे सोच सकते हैं? थोड़ा बहुत कट करके मैं एक बार देख लेता हूं, मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा नॉर्मली कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो इसको नॉर्मली देखता हूं अगर मैं, तो 45 टू जा 90, 90 4 जा 180, तो ऑब्वियसली मतलब 92 जा 180, तो 45 4 जा आ जाएगा। तो अगर मैं नियरली इसको 3.8 भी मान के चलता हूं तो भी मेरे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे भी करता हूं, तो भी मेरे पास नियरली 1 पॉइंट कुछ एटम्स आने चाहिए। 1 पॉइंट एक बार मैं लॉजिकली मान लेता हूं, 4 से भी लिया तो भी 1.25 एक बार मान लेता हूं, 26 मानूंगा, 25, 28 जो भी आ जाएगा, 28 एटम्स आ गए Na में। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास नियरली 1.28। मैं नियरली बोल रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे इतना ज्यादा मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, नियरली बिल्कुल बोल रहा हूं। तो 1.2। अब इसके बाद 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, NCaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लें। कैल्शियम का मास 40, 12, 16 3 48, आंसर है 100। तो 10/100 तो 0.1, 0.1 Na, तो 0.1 Na को कन्वर्ट किया तो 1 2 और 3 5, तो 0.5 Na एटम्स आ गए। तो 0.5 Na इसका है आंसर। अब NaOH कैसे जाएगा? NaOH कितना था? 20। NaOH का मास निकालिए, 23, 16, 1, तो 40 हो गया। तो 20/40 0.5, 20/40 0.5 यहां कर लेते हैं। NaOH
20/40 0.5। अब 0.5 Na करूंगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। एटम्स कैसे होंगे बच्चे, 1 2 एंड 3, तो 0.5 इंटू 3 1.5 Na। अब नाउ मैंने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किसमें होंगे, तो आवर आंसर इज ए। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि हम मोल से एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज रहेंगी वो आप मुझे क्वेरीज बताना, आपकी सारी क्वेरीज 1 to 1 आपको सॉल्व की जाएंगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि एक बार करवाने से हर बच्चे को हर चीज अच्छे से आ जाए। मुझे खुद को भी नहीं आती थी, तो रिवीजन, डाउट्स बहुत जरूरी हैं, डाउट्स आते रहने चाहिए, आएंगे तो क्लियरेंस ज्यादा रहेगी। ध्यान बोर्ड पे रखिए, क्योंकि बोर्ड पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट में ही अभी तक मैं सिर्फ क्या बातें कर रहा था, एटम्स की बातें कर ली, आयंस की बातें कर ली। आयंस की बातें अगर मैं करूं तो मैं इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिकल स्टडी में भी लेके जा सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल स्टडी में कैसे लेके जा सकता था, जैसे कि मैंने बोला कि Al3 पॉजिटिव आयंस है, Al3 पॉजिटिव आयंस है, कितने ग्राम, 54 ग्राम, 54 ग्राम Al3 पॉजिटिव आयंस है। आपको बोल दिया इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दो। क्वेश्चन तो लग रहा है ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, Al3 पॉजिटिव, Al13 था तो एटॉमिक नंबर, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो आंसर 10 हो जाएगा। बट हमें एटम्स चाहिए, एटम्स के बाद हम आयंस की स्टडी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूं, पहले Al3 पॉजिटिव को देख लेता हूं, ये लो Al3 पॉजिटिव को देख लेता हूं। Al3 पॉजिटिव को यहां ले आया मैं। अब Al3 पॉजिटिव का मेरे को एटॉमिक नंबर बता दीजिए कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। Al का 13 ही होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। मास नंबर कितना है, मास नंबर अभी अभी आपने किया था, यहां लिखा भी हुआ है 27। तो ये दोनों चीजें मेरे पास पहले से हैं। इसका मतलब Al3 पॉजिटिव में अगर मैं सिंपली बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 10 हैं, क्योंकि 3 जा चुके हैं। प्रोटॉन सेम है, और न्यूट्रॉन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा तो 14 आ जाएंगे। तो ये मेरे पास Al3 पॉजिटिव की स्टडी है। अब इसका क्या करूं, 54 ग्राम का, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नंबर ऑफ, पूरा लिख लूंगा एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस, मोल्स निकाल लेता हूं। क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है Al का, वही 27, क्या आ गए, 2 मोल्स आ गए। तो 2 इंटू जैसे ही Na करूंगा क्या आ जाएंगे, 2 इंटू Na करते क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल में आएंगे, एटम में एटम आएंगे और आयंस में आयंस आएंगे। तो 2 इंटू Na आयंस आ गए मेरे पास। इसका मतलब अगर मैं इसको पूरा थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखूं तो थोड़ा सा नंबर दिखे आपको, 10 की पावर 23 Al3 पॉजिटिव आयंस। तो आप देखिए आपके पास इतना बड़े आयंस आ चुके हैं। अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लो जी इलेक्ट्रॉन्स, एक में कितने हैं, एक में इलेक्ट्रॉन 10, तो 10 इंटू 2। अब मैं इसको दोबारा Na की तरह यूज कर रहा हूं, Na इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 20 Na आ चुका है ऑब्वियसली, ये लो 20 Na। अब प्रोटॉन्स 13 इंटू 2 26 Na प्रोटॉन्स। लो जी 26 Na प्रोटॉन्स आ गए। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालूंगा, वही सेम 14 इंटू 2 28 Na न्यूट्रॉन्स। इज इट ओके, कोई इश्यू, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी हमारी मोल कंसेप्ट के हेल्प से हमें निकालने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे।
अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना हो तो हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोल कंसेप्ट है, तो हम इसके अंदर ज्यादा डीप मोल में ही जाएंगे, ना कि इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाले में। लेकिन हाँ, एक पैराग्राफ था इसका कि हमें इसको एक बार पढ़ना है कि हाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी कोई चीज होती है, कैसे निकाल सकते हैं। फर्दर ऑन स्टडीज, अगर मैं कहूं कि इन मोल्स के अंदर की बात करूं तो मोल्स में थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिर्फ मोल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मोल के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि मोल से रिलेटेड हम क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स मेरी इतनी ही जरूरी है जितना मेरा आगे स्टोक्योमेट्री जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा डीप कंसेप्ट जो हमारा जाने वाला है वो स्टोक्योमेट्री में जाने वाला है। बहुत सारी एनॉर्मस नॉलेज आपको मिलेगी, तो आप बने रहिए यहाँ पे। तो मैं एक बार इसको यहां से रब कर देता हूं, होप आप सभी को याद हो गया होगा या आपने साइड में लिख रखा होगा, तो आप क्वेश्चंस को करने में घबराओगे नहीं बस। तो ऐसे ही मोल कंसेप्ट के अंदर अगर मैं फर्स्ट बात करूं कि नंबर ऑफ मोल्स आप सर बोली जा रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड कोई और टर्म भी आती है? बिल्कुल आती है। एक बिल्कुल बहुत इजीली टर्म आती है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन नाम से एक चीज आती है। मोल फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन वर्ड समझ जा रहे हो। देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स का हिस्सा एक तरह से। मोल फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो एक्स से है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और अगर मैं कोई भी बात करूं कि मैं एक सिस्टम ले लेता हूं, एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास ए, बी और सी तीन चीजें हैं बच्चे। उन तीन चीजों का मुझे एक बार चीजों को देख लेता हूं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास तीन चीजें हैं तो मैं इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, जिसको मैं Na, Nb या Nc से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसको एक क्वेश्चन से और भी करवाऊंगा। मैं इसको एक बार देख लेता हूं कि निकालने का तरीका क्या है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप देख रहे हो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस एक्स ए लिखेगा मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बच्चे, आप खुद देख पा रहे हो, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर ये सिस्टम 2 का होता तो यहां पे सिर्फ Na प्लस Nb आता। मैंने 3 का इसलिए लिया ताकि अब 2 के बाद 3 वाले में कॉम्प्लेक्स ना हो बिल्कुल भी। तो निकालने का तरीका बिल्कुल एंड फास्ट एंड नॉर्मल है कि xb निकालेंगे तो सिंपली Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, उसके बाद अगर मैं xc निकालना चाहता हूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला तो मैं यूज कर ही सकता हूं कि Nc बाय Na प्लस Nb, ये तो यूज कर ही सकता हूं। ये लो Nc बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, ये तो मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूं। लेकिन इसके अलावा मैं एक और यूज करता हूं, 1 में से माइनस कर दूं किसको? xa प्लस xb, इन दोनों के जोड़ को। क्योंकि तीनों का सिस्टम है तो हमेशा याद रखना जितना भी जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर 2 का सिस्टम होता उसमें से एक का मोल फ्रैक्शन मुझे पता लग जाता तो दूसरे का मैं अपने आप निकाल लेता। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, 20 ग्राम NaOH is dissolved in 90 ग्राम वाटर। बहुत सिंपली सा लिखा है। अब इसमें मैंने आपसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन बता दो मेरे को, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। तो मुझे करना क्या है? मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं, दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ग्राम वाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी निकाला था 40 तो 0.5। ऐसे ही 90 ग्राम है ऑब्वियसली, तो 90 अपॉन वाटर का होता है 18.5, तो वाटर के भी आ गए और इसके भी आ गए। अब सिर्फ सिंपली करना क्या है मुझे? x ऑफ NaOH, n ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं एक बार इसको यहां से रब कर रहा हूं, समझ जाओगे इजीली। तो x ऑफ NaOH निकालना चाह रहा हूं तो n ऑफ NaOH कितने हैं? 0.5। गुड। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस 5, तो 0.5 डिवाइड बाय 5.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल,
इट इज 1/11। 1/11 क्या है, क्या आई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मतलब किसका हिस्सा आया है, NaOH का हिस्सा आया है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बता दो साथ साथ, तो आप सिर्फ क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे 1/11, तो आंसर आ जाएगा 10/11। ये 10/11 क्या है, वाटर। ये क्या है, 1/11। इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, अभी तक मैंने, सॉरी फ्रैक्शन में तो है, इसको डेसिमल्स में भी निकाल सकते हो। अगर आप निकालना चाहो तो 0 पॉइंट, आगे क्या करेंगे, 0 आ गया, 0 तो 99 जाएगा ना ऑब्वियसली, तो 0.09, और ऑब्वियसली इसका भी इस टाइप से निकाल सकते हैं 0.91। ये सिर्फ क्या था, मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका था। मोल कंसेप्ट में अभी हमें कुछ भी, अगर मैं कहूं तो अभी हम सिर्फ मोल कंसेप्ट की ABCD पढ़ रहे हैं, ABCD। मोल कंसेप्ट है क्या, क्योंकि सही बताऊं मोल कंसेप्ट इतना ब्रॉड कंसेप्ट है, इतना ब्रॉड कंसेप्ट है कि रियलिटी में इसको करवाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। बट जो आज की मेरी वीडियो है ये नियरली 30, 35 और 40 मिनट्स की भी जा सकती है, बट इसके अंदर मैं जितना ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा मैं कर रहा हूं, तो प्लीज इसको समझिएगा आप। तो बाकी जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो मैं टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं चीजों को स्किप करके नहीं चल सकता क्लियरली ऑन बेसिस, क्योंकि अगर बच्चों को टॉपिक समझाना है तो मैं ऐसे नहीं कि सर ये आपने पहले पढ़ा होगा, इसको पढ़ा होगा, बच्चे आपको पहले वाली क्लासेस में याद होगा, नहीं, मैं इन चीजों को कह के नहीं चल सकता। हाँ, रेदर देन क्रैश कोर्स में ये चीजें हमें यूज करनी पड़ जाती हैं कि क्रैश कोर्स में हमें बहुत फास्टली सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, तो वो एक टाइम की डिमांड हो जाती है कि सर हाँ इसको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना हमारा सबसे पहला काम है, तो हमें टाइम देना ऑब्वियसली उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चा है। तो सबसे पहले अब मोल कंसेप्ट में मैं सबसे पहले 2 बेसिक टर्म्स पे आता हूं, जैसे कि पहली टर्म आती है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे कि मैंने अगर बोला कि ये कितने ग्राम, कितने, भाई तू बता कितने हो गए, हम 2 बंदे आए हैं, हाँ भाई कितने किलो चीनी लाया है, 10 किलो चीनी लाया है, हाँ भाई सॉल्यूशन बना लिया, हाँ भाई कितने किलो का है, बात बचेगी नहीं, कितने किलो का है, क्योंकि सॉल्यूशंस के टर्म्स में हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लियर रहने वाली है मेरी तरफ से। मोलैरिटी और मोलैलिटी, सबसे पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन उसके बाद नॉर्मेलिटी हमारी आएगी, लेकिन सबसे पहले मोलैरिटी बहुत जरूरी समझना है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं पहले लेके आ रहा हूं मोलैरिटी को, लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर कर दूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ताकि आप इन दोनों चीजों में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, देखो जी, सॉल्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेस, या आप बोलो एक तरह से बोलते हैं कहीं कि हाँ भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो जिसके मोल्स कम हो, और सॉल्वेंट ऑब्वियसली वो होगा जिसके अंदर वो डिसॉल्व होगा, इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, वी कैन से इट अ सॉल्वेंट। तो हम नॉर्मली इसको लेंगे कि अगर सॉल्यूट इज व्हाट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और विच इज टू बी डिसॉल्व्ड। मैं बहुत सिंपली सी बात बोलता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं ऑयल इन वाटर, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि ऑयल बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ऑयल क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। मैं बोल दूं वाटर इन ऑयल, समझिए बहुत अच्छी चीज है, वाटर इन ऑयल, ऑयल क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्यूट है। तो एवरीथिंग कैन बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फिक्स नहीं है कि हाँ सर यही सॉल्यूट होगा यही सॉल्वेंट होगा, हम हर जगह बोलते हैं हाँ पानी हर जगह सॉल्वेंट है, नहीं है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंडेंट रहेगा। तो आप देख सकते हो, मैं लॉजिकली बोलूंगा कि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है। तो जहां भी अगर आप इसको 99% श्योरिटी से कर सकते हो कि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, अगर कुछ सॉल्यूशन ऐसा लिखा होगा कि इन विच इट इज डिसॉल्व्ड, तो आप इनके बाद वाली वर्ड देखिएगा तो आपको वहां पे नियरली सॉल्वेंट मिलेगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सबसे पहले अलग करना सीखेंगे, उसके बाद आप चीजों को आगे
लेके जा पाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट को लेके जाना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। तो